Hello everyone, my name is Nandini Mahajan and I welcome you all to our YouTube channel Commerce Gyan powered by Wings Ek Udan. इस YouTube channel पे we are going to come up with the accounts की lecture series and इस accounts की lecture series में हम लोग class 12th के जितने भी accounts के chapters हैं from white book to green book to red book, जितने भी तीनों books में chapters हैं हम लोग वो सभी chapters को cover करके चलेंगे. Not only practical part but we are going to cover the theoretical part ऑल्सो. ठीक है, हम लोग थ्योरेटिकल से प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे एंड इसमें वीडियो लेक्चर में आई एश्योर यू कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखने के बाद जीरो से हीरो तो जरूर बन जाओगे अकाउंट्स में. जिसको भी अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है आफ्टर वॉचिंग माई लेक्चर्स आपकी सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो चाहे वो प्रैक्टिकल पार्ट हो. काफी क्वेश्चन बच्चों के माइंड में आते हैं कि हमें अकाउंट्स में कितना थ्योरेटिकल पार्ट कवर करके जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल तो सभी कवर कर रहे हैं बट जो थ्योरेटिकल पार्ट आएगा वो कितना कवर करके चलना है. सो इन लेक्चर सीरीज में हम लोग उतना ही थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे जितना एग्जाम में नेसेसरी है. एग्जाम के आउट ऑफ जो बाहर आने वाली चीजें हैं वो हम लोग कवर नहीं करेंगे. हम लोग वही चैप्टर्स को कवर कर वही थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे जो एग्जाम में बहुत नेसेसरी है. आज हम लोग अपनी व्हाइट बुक को स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसके फंडामेंटल्स. ठीक है, हम लोग पहला यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज दिस इज द बेसिक एंड ये जो बुक है ये मोस्ट मार्क्स हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द मार्क्स कवर करके जाती है. एंड इस बुक्स को हम लोग इन स्पेशली फर्स्ट बुक को हम लोग इस तरीके से कवर करेंगे कि आपके लिए बहुत इजी हो जाए. बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने बोला हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे. सो इस लेक्चर में भी हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करके चलेंगे. सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट से हम लोग एक अपना बेसिक रेडी करेंगे. आफ्टर क्रिएटिंग अ बेस हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लेके आएंगे उसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एंड हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे, चाहे 100+ क्वेश्चन क्यों नहीं है किसी चैप्टर के. ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हुआ है व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. व्हाट इज अ पार्टनरशिप? बेसिकली हम लोगों का चैप्टर का नाम ही है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. सो हमें सबसे पहले जानना ये इंपॉर्टेंट है कि पार्टनरशिप होती क्या है. ठीक है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 or more person who agree to do business and share its profit and losses. So partner act both as agent and principal of the firm. ओके, यहां से तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली बट व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन. ओके, हम लोग इसको जानते हैं वो हमें बोलना क्या चाह रहा है इस डेफिनेशन के थ्रू. ओके, यहां पे हम लोगों ने बात की व्हाट इज पार्टनरशिप. पार्टनरशिप क्या है? उसने बोला इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 or more पार्टनर्स. जब पार्टनर्स का ही नाम आ गया तो व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होती है जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप. कभी भी हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि सिंगल पर्सन अगर किसी बिजनेस को रन कर रहा है दैट पर्टिकुलर बिजनेस इज अ पार्टनरशिप फर्म. नो, पार्टनरशिप तभी बोला जाएगा जब उसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे और वो एक बिजनेस को चला रहे होंगे, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज पार्टनरशिप. ठीक है, अब ये पार्टनर्स हैं तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू. ये पार्टनर्स आगे उन्होंने लिखा था पार्टनर एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द बिजनेस. एजेंट इन द सेंस अगर बिजनेस में दो या दो से ज्यादा पर्सन है. टेक एन एग्जांपल, हमारे बिजनेस में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है. अगर कोई भी एक पर्सन कुछ काम कर रहा है वो लायबल है कि वो बाकी 2 पर्सन को हर इंफॉर्मेशन देगा कि उसने क्या काम किया है. जब भी आप पार्टनरशिप में होते हो, आप कुछ भी अगर किसी और काम में इंडल्ज होते हो तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस पर्सन को बताओ. अगर मैं बोलती हूं पार्टनर हमारे पास 3 पर्सन है, ठीक है, एक जो है वो बिजनेस में आता ही नहीं है, उसने बोला है कि आप जो मर्जी करो बट एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे इतना पैसा दे दिया करना. ठीक है, तो बाकी 2 पर्सन बिजनेस में काम कर रहे हैं. सो इस पर्सन को इन सभी पर्सन की एक्टिविटी का पता होना चाहिए. सो पार्टनरशिप होता है जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन किसी काम को करते हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट. मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. दे आर नॉट वर्किंग फॉर एनी चैरिटेबल ट्रस्ट. ठीक है, सो पार्टनरशिप इज अ एसोसिएशन ऑफ 2. पार्टनरशिप के होने के लिए हमें 2 पर्सन होना मिनिमम है. सो 2
और मोर पर्सन जो मिलके क्या चला रहे हैं, एक बिजनेस चला रहे हैं, और इस बिजनेस में देयर मेन एम इज टू अर्न ए प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। उसके बाद हम लोग देखते हैं हम लोगों ने आगे उसके बारे में क्या बात की गई है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है जैसे मैंने यहां पे बोला हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, वो एक बिजनेस चला रहे हैं, बट अगर ये तीनों के तीनों मिलके बिजनेस को चला सकते हैं, अगर हम लोग 3 पर्सन है, हम लोग किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, हमारी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस में, हम डे एंड नाइट इस बिजनेस में लगा रहे हैं, दैट्स मीन ये तीनों पर्सन बिजनेस को चला रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा था कैरिड बाय एनी ऑफ देम। एनी ऑफ देम का मतलब ये 3 बंदे हैं, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस, इसका नाम है टी। अब आर और एस के बाहर भी और बिजनेस चल रहे हैं, इन्होंने बोला हमने आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, नाउ हमें आपके किसी भी काम से कोई मतलब नहीं है, बस एट द एंड ऑफ द मंथ जो प्रॉफिट होगा उसका इतना परसेंटेज मेरे को मिलना चाहिए। दैट्स मीन ये दोनों पर्सन डे एंड नाइट बिजनेस में नहीं स्पेंड कर रहे हैं, इनका कोई भी कंसर्न नहीं है बिजनेस की एक्टिविटी के साथ, दे जस्ट आर द पार्ट ऑफ ए बिजनेस। इन्होंने पैसा जस्ट इन्वेस्ट किया हुआ है फॉर द सेक ऑफ पीपल। लोगों को लगता है कि दे आर फुल्ली इंडल्ज इन द बिजनेस, बट नॉट। इन्होंने क्या किया है, जस्ट पैसा इन्वेस्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट करके ये बाहर अपने बाकी बिजनेस चला रहे हैं। ये जस्ट चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज हमारा हिस्सा होगा। तो बिजनेस चला कौन रहा है, टी चला रहा है। सो उसका मतलब था कि पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में, जिसमें सभी पार्टनर्स मिलके एक बिजनेस को चलाते हैं, या उन सभी पार्टनर में से एक पर्सन उस बिजनेस को चलाता है, बाकी जस्ट प्रॉफिट मार्जिन लेने आते हैं। दैट्स कॉल्ड दी पार्टनरशिप। आई होप आपको पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब वो बात कर रहा है फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप। जब भी हम लोग किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग जस्ट डेफिनेशन कवर करने नहीं आते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द फीचर्स और द मेरिट्स और द डीमेरिट, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, उस चीज के बारे में पता होनी चाहिए। हमने मीनिंग तो पढ़ लिया पार्टनरशिप का, दैट इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन जो एक बिजनेस को चला रहे हैं इन ऑर्डर टू अर्न ए प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज द फीचर्स ऑफ ए पार्टनरशिप, यहां वो बोल रहा है 2 और मोर पर्सन। मैंने पहले भी बोला जब कोई बिजनेस सिर्फ एक इंडिविजुअल चला रहा हो, अब मैं बोलूं मैं किसी बिजनेस को अकेले चला रही हूं, वो बिजनेस मैं पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोल सकती, वो बिजनेस एक सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, सोल बंदा चला रहा है। जब भी कोई बिजनेस 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके चलाएंगे उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप एंड ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटिटिव टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटिटिव का मतलब दे आर मेंटली स्टेबल। ऐसे नहीं होना चाहिए कोई मेंटली डिसेबल पर्सन है उसको हम लोग बिजनेस में ले आए, जो मेंटली डिसेबल पर्सन होगा दे आर नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग ऑफ द बिजनेस। तो हम लोगों को उसी पर्सन को बिजनेस का पार्ट बनाना है जो मेंटली एबल हो, जो मेंटली सोच सके चीजों को और प्रॉपरली कर सके। कॉम्पिटिटिव का मतलब जो कि हर डिसीजन को समझ पाए। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये ब्रिटिश टाइम का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉम्पिटिटिव टू कॉन्ट्रैक्ट। अब वो बोल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो 1872 जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बनाया गया था, सभी पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस कर सकते हैं एक्सेप्ट किन लोगों को छोड़ के, माइनस को छोड़ के। अब माइनस कौन हुए, माइनस वो सारे पर्सन हुए जो 18 ईयर से लोअर एज के हैं, जिनकी एज 18 से कम है, ऑल दोज स्टूडेंट्स और चिल्ड्रंस वो क्या है, माइनर है। और माइनर जो होते हैं दे आर नॉट बी एबल टू मेक डिसीजन, उनको जो बड़ा बोल देंगे उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उनको डिस्क्वालीफाई करता है फ्रॉम दी पार्टनरशिप फर्म। एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड जो मेंटली डिसेबल्ड है, जो मेंटली प्रॉपरली सोच नहीं पाता, उस पर्सन को भी नहीं बना सकते। देन पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ। एनी लॉ मतलब उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, वो जेल में है, अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है किसी लॉ के अंदर तो उस पर्सन को भी हम लोग नहीं चला सकते।
So Section 464 of the Company Act 2013 empowers the central government to prescribe maximum number of partners in a firm, but the number of partners prescribed cannot be more than 100. So the central government has prescribed maximum number of a partner in a firm to be a 50. Wide Rule 10 of the Company Act, thus in effect a partnership firm cannot have more than 50 members. ओके इस पूरे टर्म में हम लोगों ने क्या समझा, हम लोग उसको देखते हैं. हम लोगों ने यहां पढ़ा पार्टनरशिप क्या है. इट इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. सबसे पहले इट इज अ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन. ठीक है, बट हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, जो क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में नहीं आ सकता अगर वो माइनर है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है. थर्ड थिंग क्या हो जाएगी, माइनर, डिस्क्वालिफाइड एंड अनसाउंड माइंड का है, जो कि प्रॉपर्ली सोच नहीं पाता, जो मेंटली अनस्टेबल है, उस पर्सन को भी हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते. 2 पॉइंट्स हो गए. थर्ड, अब बोलता है कंपनी एक्ट 2013 14 स्टेट्स दैट कि मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए एंड मैक्सिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए हमारे पास 50. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट मिनिमम मेंबर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज 2 एंड मैक्सिमम मेंबर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इज 50. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा. और आजकल सीबीएसई एजर्शन रीजंस टाइप्स क्वेश्चंस डाल रही है, एमसीक्यू फॉर्म्स क्वेश्चंस डाल रही है, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो कौन नहीं बन सकता, माइनर नहीं बन सकता, डिस्क्वालिफाइड नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड नहीं पढ़ सकता. हमने फर्स्ट फीचर जो है कवर कर लिया. नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द सेकंड फीचर, agreement. Partnership firm comes into existence by an agreement, either written or oral. The agreement among the partner is the basic of the relationship, which may be for a particular venture, for a period or at will. So the written agreement among the partner is known as partnership deed. Okay, what does it mean? Let's see. अब वो बोल रहा है second point, agreement. एग्रीमेंट होना इट्स नेसेसरी. जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप में आता है उसको एक एग्रीमेंट साइन करना है, चाहे वो एग्रीमेंट रिटन हो या ओरल हो. अब आप बोलोगे कि मैम रिटन तो हम लोग समझते हैं कि रिटन में एक प्रॉपर उन्होंने सब कुछ प्रिस्क्राइब्ड किया होगा कि अच्छा ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इतनी सैलरी है, ये इतनी कमीशन है. बट व्हाट अबाउट द ओरल? ओरल एग्रीमेंट जो होता है वो जस्ट एक कॉमन, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी बात हो गई है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो बस दैट्स फाइनल. सो ओरल जो है वो एक रिस्की फैक्टर हो जाता है. जब भी पार्टनरशिप में आओ हमेशा रिटन एग्रीमेंट लेके आओ, बिकॉज रिटन एग्रीमेंट एक्ट एज ए प्रूफ. अगर हमें कल को कुछ डिस्प्यूट भी हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो वी आर हैविंग अ प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट दैट एक्ट एज ए प्रूफ. बट अगर ओरल होगा, ओरल में हमारे पास क्या होगा, कोई प्रूफ नहीं होगा. ठीक है, नो प्रूफ. सो जब भी हमारे पास रिटन एग्रीमेंट होगा, रिटन एग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप डीड इज योर रिटन एग्रीमेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो मैंने अभी 2 बताए, 2 एमसीक्यू कवर हो गए कि इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 50. सेम, व्हाट इज रिटन एग्रीमेंट? रिटन एग्रीमेंट इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड. ओके, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ये ध्यान से समझना, अगर हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, नो पार्टनरशिप डीड, अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, दैट्स मीन कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, सब कुछ एक ओरली तरीके से चल रहा है. तो जब कोई भी चीज नहीं है तो हम लोग कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे. अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, कभी भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी जाएगी. और जो हमारे पास प्रॉफिट होगा उसको हम लोग हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे.
ठीक है, और नो सैलरी, नो सैलरी, नो कमीशन, कुछ भी नहीं। जस्ट उसके बाद अगर लोन दिया है, लोन पे हम लोग 6% क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। सो जब भी हमारे अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट है तो हर चीज प्रिस्क्राइब्ड है उसमें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है, सैलरी कितनी देनी है, कमीशन कितनी देनी है हम लोगों को, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, तो रिटर्न एग्रीमेंट में हर चीज लिखी होगी। बट जब हमारे पास एक रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना, फर्स्ट 5 क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन दिस, कि अगर हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है उस केस में ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाएगी, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे, ना रिजर्व में पैसा डालेंगे, जस्ट प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होगा। अगर लोन दिया गया है तो लोन पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट लगाएंगे। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 5 क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन दिस। सो ये क्वेश्चंस में भी आएगा, ये प्रैक्टिकल में भी है, थ्योरेटिकल में भी है, एमसीक्यू में भी आएगा। सो इसको ध्यान से लिख लो एक जगह और इसको एक अपने बार दिमाग से निकाल लो, ठीक है। Now, lawful business. A partnership is formed to do a lawful business. Business include trade, occasion, profession, joint ownership, charitable activities. Not a business. It does not function with the objective of earning profit. So, partnership deed is not drawn. कहता है जब भी आप एक पार्टनरशिप में आ रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या है कि पार्टनरशिप हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, बिजनेस के लिए कर रहे हैं, और वो बिजनेस लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ना कि इलीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि मैं 10 लोगों के साथ मिलकर एनजीओ चला रही हूं, मैं 10 लोगों के साथ मिलकर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रही हूं, वो कभी भी बिजनेस कंसीडर्ड नहीं होगा। बिजनेस वही होता है जिसमें मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है, ना कि लोगों की सेवा करना। सो जब भी मैं बात करूंगी बिजनेस की, बिजनेस इज ऑलवेज फॉर ए प्रॉफिट पर्पस। सो प्रॉफिट पर्पस के लिए लॉफुल बिजनेस होना जरूरी है। प्रॉफिट शेयरिंग, मैंने बताया अगर हमारे पास एक एग्रीमेंट है, अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है, उसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन होगा कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे। बट अगर मेरे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस सिनारियो में प्रॉफिट हमेशा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस. इट इज नॉट एसेंशियल दैट ऑल पार्टनर मस्ट शेयर लॉस ऑल्सो. सो देयर मे बी अ प्रोविजन इन द डीड दैट पर्टिकुलर पार्टनर और पर्टिकुलर शेल नॉट बी बियर द लॉस. कहता अगर एग्रीमेंट है तो उसके अंदर हर चीज हमारे पास मेंशन की गई होगी कि कौन सा पार्टनर प्रॉफिट लेगा, कौन सा पार्टनर लॉस भी शेयर करेगा। बट अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, सो उस केस में प्रॉफिट हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर। ये मैंने पहले भी बताया, अगर 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स बोलते हैं हम लोग जस्ट पैसा लगा रहे हैं तुम्हारे बिजनेस में, एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे पैसे प्रॉफिट दे देना, तो वो हम लोग मान सकते हैं। और कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोग तीनों मिलकर काम करते हैं। सो कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है जिसमें 2 और मोर पर्सन होते हैं, मेन मोटिव इज टू अर्न ए प्रॉफिट, ठीक है। और एक हमारे पास रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है, रिटर्न एग्रीमेंट इज नोन एज ए पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है तो हर चीज उसमें मेंशन होगी। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, उस केस में प्रॉफिट हम इक्वली शेयर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से देंगे, बट बाकी चीजें हम लोग नहीं देते, ठीक है। नाउ अब आ रहा है राइट्स ऑफ ए पार्टनर। एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस. व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज, रूल्स, स्ट्रैटेजीज की बिजनेस को चलाना कैसे है, बिजनेस को रन कैसे करना है. सो एवरी पार्टनर हैज ए राइट कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है. नाउ एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर ऑफ द बिजनेस. अफेयर अबाउट द बिजनेस मतलब हम हर पार्टनर के पास इतना राइट है कि बिजनेस में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम पे आप क्या करने वाले हो, क्या
सॉरी आपने क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है, वो सब कुछ पार्टनर जो है वो जान सकता है. एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव ए कॉपी ऑफ इट. बुक ऑफ अकाउंट का मतलब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. कोई भी ट्रांजेक्शन है बट ओनली इन मनी टर्म्स. अगर कोई भी लेन देन हमारा मनी की टर्म्स में हुआ है, उस ट्रांजेक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है. एंड एवरी पार्टनर हैज द राइट कि वो हर अकाउंट की कॉपी अपने पास रखेगा और कॉपीज को इंस्पेक्ट भी कर सकता है टाइम टू टाइम अगर उसको लग रहा है कि कुछ उससे छुपाया जा रहा है. Every partner has the right to share profit and loss with other partner in the agreed ratio. ये मैं already बता चुकी हूँ. Now, in case of an emergency, a partner has the right to act according to his best judgment and be indemnified for the expenses incurred for by him. कह रहा है अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर ए पार्टनर कि वो बाकी पार्टनर्स को कंसल्ट करे. इट्स ओके कि अगर उसको लग रहा है कि ये स्टेप लेने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, गो फॉर इट. आपको कोई नहीं पूछेगा अगर इमरजेंसी की सिचुएशन है. अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. एग्जैक्टली. मान लो हम दो पर्सन कोई बिजनेस चला रहे हैं, ए और बी कोई बिजनेस चला रहे हैं. ए चाहता है कि हम लोग एक कोई पार्टनर को इंक्लूड करें, बट बी चाह रहा है कि हमें इस पार्टनर को इंक्लूड नहीं करना है. सो बी के पास राइट है कि वो न्यू पार्टनर की एडमिशन को मना कर सके. ये नहीं है कि अगर ए ने बोल दिया न्यू पार्टनर आना है तो बी को भी मानना पड़ेगा. नो, बी हैज द राइट टू डिफेंड द ए कि मेरे को नहीं चाहिए न्यू पार्टनर. After giving proper notice, partner has the right to retire from the firm. If a partner incur expenses on the business, he pays some money on behalf of the firm that partner may get indemnified against this payment from the firm. Okay, अगर बिजनेस में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कोई पार्टनर एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है, अगर उसको किसी की सैलरी देनी पड़ी है, अगर किसी उसको कुछ और एक्सपेंसेस करना पड़े हैं, तो बाकी पार्टनर्स की ये ड्यूटी बनती है कि उसको वो एक्सपेंसेस की पेमेंट क्या करे, कर दे ऑन टाइम. ओके, नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? क्वेश्चन आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर पार्टनरशिप की हर चीज क्या होती है, मेंशन की होती है. क्या मेंशन होगा? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर. पार्टनर का हर चीज मेंशन होगा. व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, क्या ऑक्यूपेशन करता है, क्या क्वालिफिकेशन है, सेम फर्म का भी सब कुछ होगा. Now, principal place of business, nature of business, commencement, capital contribution, interest on capital, drawing, profit sharing ratio, everything. So, partnership deed is not right and duties. Everything about the partners is to be mentioned in a partnership deed. मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, deed is what? It's a written agreement. Whatever is going in the firm, whatever is to be take place in the firm, वो सब कुछ उस deed में mention होगा. कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी है, कौन से पार्टनर को कितनी कमीशन मिलनी है, कौन से पार्टनर को कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है. एवरीथिंग ऑफ द फर्म इज रिटन इन द पार्टनरशिप डीड. ओके, now the last is, okay, difference between charge against profit and appropriation of profit. What is charge against profit? Charge होता है which is very compulsory. Like मैंने profit earn किया 1000, इस 1000 में से मेरे को वर्कर्स की सैलरी भी देनी है, मुझे मैनेजर को कमीशन भी देनी है, मुझे सेल्समैन को कमीशन भी देनी है, जो कि हमारे एक्सपेंसेस हैं. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है. चार्ज अगेंस्ट का मतलब जितने भी खर्चे बिजनेस के हैं. इट मींस डिडक्शन फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द रेवेन्यू. इसका मतलब क्या हुआ? ओके, हमने यहां पढ़ा चार्ज अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. व्हाट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैं समझाती हूं. मानो मेरे पास एक शर्ट थी 1000 रुपीज की. ठीक है, मेरे पास एक शर्ट थी 1000 रुपीज की. ये मैंने कितने की सेल की? 2000 की सेल की. 2000 की क्या की? सेल की.
रेवेन्यू कितना हुआ? रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट विच यू गेट आफ्टर सेल ऑफ ए समथिंग। ठीक है, 1000 की शर्ट 2000 में बेची तो 2000 क्या हुआ मेरे पास? रेवेन्यू हुआ। अब ये जो टोटल पैसा आया, इसमें से मुझे अपने सारे खर्चे क्या करने हैं? माइनस करने हैं। एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट का मतलब विच ऑल आर एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस होंगे? हमारे पास सैलरीज होंगी, सैलरीज ऑफ वर्कर्स, ठीक है, सैलरी ऑफ मैनेजर, कमीशन टू सेल्समैन। सो वो सारे खर्चे, चार्ज मतलब सारे खर्चे, जितना मैंने पैसा कमाया उसमें से जब मैं सारे खर्चे माइनस कर दूंगी, दैट इज कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, सो अब क्या आया? इट इज अ डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन द प्रॉफिट। मतलब वो सारे एक्सपेंसेस, जितना मैंने पैसा कमाया उसको जब मैं माइनस कर दूंगी अपने रेवेन्यू में से, मेरे को क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट और लॉस। इट मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर अमंग टू द पार्टनर्स। अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? 2000 का रेवेन्यू अर्न किया, 2000 में से मेरे 1000 हो गया खर्चा, 2000 में से 1000 मैंने माइनस कर दिया, तो पीछे प्रॉफिट कितना रह गया मेरे पास? 1000। इसका मतलब एक शर्ट बेचने पे मेरे पास 1000 बचा। अब वो जो 1000 है वो मुझे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो जितना भी मैं पैसा अर्न कर रही हूं, उस अर्नड पैसे में से जब मैं अपनी कंपनी के सारे एक्सपेंसेस काट लूंगी, जो पैसा बच जाएगा उसको मैं ऑनर्स के बीच में क्या कर दूंगी? डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। सो पार्टनर्स कौन है बिजनेस के? दे आर द ऑनर्स ऑफ द बिजनेस। सो व्हाटएवर आई एम अर्निंग आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो पैसा बच जाएगा उसको मैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एज ए प्रॉफिट, व्हाटसोएवर इट मे बी। ठीक है, अब आ रहा है व्हेन मेड। इन द इवेंट ऑफ लॉस, एक्सपेंसेस दैट आर ए चार्ज ऑन प्रॉफिट आर अकाउंटिंग। चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस को लॉस हो, एक्सपेंसेस तो देने पड़ेंगे। चाहे मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा है, मुझे अपनी वर्कर्स की सैलरी तो देनी पड़ेगी। बट मैं ऑनर हूं, मैं अपने पास पैसा नहीं लाऊंगी। ठीक है, मेरे को पता है इस बार लॉस हुआ है, मेरे हक में कुछ भी नहीं आएगा, बट जो एक्सपेंसेस हैं वो तो मुझे देने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट, चाहे लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ये तो देना पड़ेगा। बट जब भी लॉस होगा हम लोग पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे, बट हम लोग एक्सपेंसेस जरूर काटेंगे। दैट्स कॉल्ड चार्ज अगेंस्ट। एक्सपेंसेस कटते कटते हैं, बट एप्रोप्रिएशन इज मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ठीक है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सारा कुछ कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। इट इज डन बिफोर एप्रोप्रिएशन, इट इज डन आफ्टर अकाउंटिंग। सो चार्ज इज द एक्सपेंस, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं वट एवर वी हैव स्टडीड इन दिस वीडियो, सो दैट एक क्रक्स मिल जाए। हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप पढ़ी। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, टू और मोर पर्सन। उसके बाद दे मस्ट हैव एग्रीमेंट। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव एग्रीमेंट, बट एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, एग्रीमेंट होगा अगर रिटन, उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाँ, हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, जो बोलता है कि माइनर को कभी भी पार्टनरशिप में नहीं आना है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन को भी नहीं आना है, डिस्क्वालिफाइड पर्सन को भी नहीं आना है, और अनसाउंड माइंड वाले को भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म में नहीं ला सकते। अनसाउंड माइंड वाले को भी हम लोग पार्टनरशिप फर्म में नहीं ला सकते। कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे वो 50 होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट का मतलब जितने भी हमारे पास क्या है? एक्सपेंसेस है, सारे के सारे एक्सपेंसेस। ये जो एक्सपेंसेस हैं
चाहे हमें प्रॉफिट हो चाहे हमें लॉस हो, ये एक्सपेंसेस हम लोगों को बियर तो करने ही पड़ेंगे। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो था ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। इस चैप्टर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता थ्योरेटिकल में। सिर्फ ये याद रखना कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, उस केस में प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% के हिसाब से देंगे और बाकी सब चीजें नहीं देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 जो थ्योरेटिकल पार्ट था हमारा चैप्टर 1 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन करेंगे जो टोटली बेस्ड है हमारे पास पार्टनरशिप डीड पे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर के रिलेटेड, प्लीज पिन अ कमेंट, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना अगर आपको किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, सो दैट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसके रिलेटेड आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे। सो बाय बाय, थैंक यू।